हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। और हम कर रहे हैं ईपीएफओ यूपीएससी की तैयारी। इसमें हम साइंस को ले रखा है और उसमें बायोलॉजी एक जो ब्रांच है। बायोलॉजी में अब तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट होती हैं डिसऑर्डर्स। तो पहले हम डिसीज कर चुके हैं ऑलरेडी, जो बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल डिसीज थी। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक मीन्स जो जेनेटिक पार्ट है, लाइक डीएनए एंड द आरएनए एंड द प्रोटीन, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिम्स में अलग अलग जेनेटिक पार्टिकल्स होते हैं। नेचर में सबसे पहले प्रोटीन आया था, फिर उसका आरएनए बना, देन आफ्टर डीएनए बना। डीएनए एक स्टेबल कंपाउंड है, तो हमारी जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है स्टोर रहती है डीएनए के फॉर्म में, दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन होता क्या है कि डिसऑर्डर कहीं भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही प्रोटीन और आरएनए अनस्टेबल हो, पर डीएनए भी तो कोई ना कभी कुछ ना कुछ कमी दिखाता रहेगा ना। इतना भी सिक्योर नहीं है डीएनए जितना हम समझते हैं। उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कभी कभार हाईजैक भी करी जा सकती है। हाईजैक इन द सेंस, कभी किसी बैक्टीरियल वायरल के थ्रू, या फिर कभी कभार अपने ही एंजाइम्स के थ्रू, जो एंजाइम सही से फंक्शन नहीं कर सकते। अब एंजाइम्स है तो प्रोटीन, और डीएनए से ही सब कुछ प्रोटीन बनता है। लेकिन ये जो फीडबैक चलता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन जो कंट्रोल करता है अगेन डीएनए को, इसमें कभी कभी माल फंक्शनिंग हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हर बीमारी का सॉल्यूशन है, ऑलमोस्ट, सब तो नहीं, है ना। तो आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर को करने जा रहे हैं, जिसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या और कितनी तरह की इसमें बीमारी हो सकती है। जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो होता क्या है एक्चुअल में, और उसमें प्रॉब्लम आती क्यों है। तो पहला है ये हमारा जेनेटिक डिसीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है डिसीज है, डिसीज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट और म्यूटेशन इन द डीएनए। ये तो डिफेक्ट आएगा या म्यूटेशन। डिफेक्ट से मतलब है या तो कुछ चीज ऐड हो रही है कि डिलीट हो रही है, या एक चीज ऐड डिलीट हो रही है, या बहुत सारी चीजें ऐड या डिलीट हो रही है। फिर आते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशन का भी कुछ ऐसे ही रहता है कि जिसमें हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो जाता है, जो भी आपका अमीनो एसिड बन रहा है वो चेंज हो जाता है। तो एक सेंट्रल डॉग्मा होता है। सेंट्रल डॉग्मा के थ्रू जो डीएनए है पहले अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ओके। इसके बाद ये डीएनए आरएनए बनाता है, और आरएनए बनाता है प्रोटीन। इवोल्यूशन सबसे पहले क्या होना था? प्रोटीन, फिर आरएनए, फिर डीएनए, है ना। क्योंकि जो स्टेबिलिटी थी वो यहाँ की तरफ इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब भी सेल के अंदर प्रोटीन बनाने होते हैं, एंजाइम बनाने होते हैं, या फिर जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो सेंट्रल डॉग्मा फॉलो होता है। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके। तो डीएनए के अंदर बहुत सारे सिंगल जीन्स भी हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल जीन्स भी हो सकते हैं। तो डीएनए है क्या? आपने 10th क्लास का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्रोमैटिन। ओके। ये हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर है, राइट। अब मैं इस क्रोमैटिन फाइबर को थोड़ा बाहर निकाल रहा हूं। ये हमारा 2 मीटर लंबा क्रोमैटिन फाइबर है। और ये पूरा क्रोमैटिन फाइबर डीएनए का ही है। ओके। अब डीएनए का इतना सा सेक्शन जीन्स 1 है, इतना सा सेक्शन जीन 2 है, और आगे बहुत सारे जीन्स होते हैं हमारे पास, जीन 3। तो इस तरह से बहुत सारे जीन्स होंगे। इंसानों की बात करें तो 25,000 तक जीन्स आ जाते हैं, 25 से 30,000। ठीक है। तो ये छोटा सा जीन है, ये क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। किस तरह की इंफॉर्मेशन? शायद ये जो पहला जीन है वो दे हाइट की इंफॉर्मेशन, जो दूसरा जीन है वो दे हमें स्किन की इंफॉर्मेशन, स्किन कलर कैसा होना चाहिए। और जो तीसरा जीन है हो सकता है दे कि नंबर ऑफ द किडनी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ
किडनी इंफॉर्मेशन। तो जीन्स एक सेगमेंट होता है जो डीएनए का होता है। डीएनए पूरा एक लंबा न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके छोटे छोटे सेक्शन को हम बोलते हैं जीन्स। वो ही जीन्स होंगी जो इंफॉर्मेशन देंगे। अगर कोई डीएनए का सेक्शन हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो उसे जीन्स नहीं कहते। ओके। और एक और बात, सारे जीन्स या फिर पूरा डीएनए आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता। कुछ डीएनए होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और कुछ होते हैं यूक्रोमेटिन। ओके, ये वर्ड्स आपके ना बाद में आएंगे। तो या तो जीन्स में इश्यू आ रहा है या फिर क्रोमोसोम में इश्यू आ रहा है। हो सकता है कि जीन्स के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए और आपको इंफॉर्मेशन कुछ और मिल जाए। जैसे सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामाइन नाम का अमीनो एसिड होता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है एलेनाइन में, वेलाइन में, है ना। ग्लूटाइन से कन्वर्ट हो जाता है वेलाइन में, जिसकी वजह से जो हमारा आरबीसी होता है होना चाहिए ओवल, बन जाता है सिकल सेल और आपको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। क्रोमोसोम क्या होता है? जब यही क्रोमेटिन फाइबर डिवाइड करता है तो ये एक्स लाइक बॉडी बनाना शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। नाउ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, इंसान की बात करें, इन द ह्यूमन बीइंग्स नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज द 46। If there is a deletion of any chromosome or addition of the extra of any chromosome, then it will be the chromosomal genetic disorder. Means अगर 46 की जगह 47 हो जाए या फिर 45 हो जाए तो क्या होगा? वो जेनेटिक डिसऑर्डर में आ जाएगा। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग दिस कंडीशन क्रूशियल फॉर द मॉडर्न मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इसलिए जरूरी है समझना क्योंकि इससे हम मेडिसिन के फंक्शन को भी समझ सकते हैं प्लस पब्लिक हेल्थ को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसे मैंने आपको बताया कि भाई जीन्स के ऊपर भी डिसऑर्डर हो सकता है और आपका क्रोमोसोम के ऊपर भी डिसऑर्डर हो सकता है। पहले मैं इस डायग्राम को समझा देता हूं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। ये आप देख सकते हो, डायग्राम है। सिंगल क्रोमोसोम म्यूटेशंस मींस क्रोमोसोम के ऊपर ही म्यूटेशन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे पहले डिलीशन, अच्छा खासा क्रोमोसोम था, इसका इतना सा हिस्सा डिलीट हो गया। ओके, और ये बन गया छोटा सा क्रोमोसोम। तो मतलब इतना अच्छा खासा क्रोमोसोम, लेंथ अच्छी खासी थी, इतने जीन्स डिलीट हो गए और क्रोमोसोम छोटा हो गया। इसका मतलब जीन्स की इंफॉर्मेशन जो थी अब वो कम हो गई। तो ऐसे म्यूटेशन को कहते हैं डिलीशन। क्यों? क्योंकि आपका जो क्रोमोसोम है वो छोटा हो गया और उसकी इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई। अब आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में आपके पास फिर से क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम का ये वाला जो सेक्शन है ये अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। डुप्लीकेट करके एक कॉपी ये बनी, दूसरी कॉपी ये हुई, जीन्स एक्स्ट्रा हो गए। जरूरी नहीं है कि जीन्स एक्स्ट्रा हो तो अच्छी बात है ना, जीन्स जितने होने चाहिए उतने ही रहे तो बेहतर है। अदरवाइज जेनेटिकल हाँ जेनेटिक डिसऑर्डर आपके आना शुरू हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम का लेंथ इंक्रीज हो गया और ये एबनॉर्मेलिटी है। फाइन, अब आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है? क्रोमोसोम का सेक्शन जो था, जिसका सीक्वेंस चल रहा था, वो उल्टा हो गया। अगर यहाँ पे ए टी जी था, मींस एडिनोसाइन थाइमाइन एंड गुआनिन, तो इन्वर्ट हो गया जी टी ए हो गया। ये एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब प्रोटीन को हम बनाएंगे डीएनए से तो सीक्वेंस वाइज चलता है, वो सीक्वेंस को रीड करता है। जैसे हमारे पास 4-5 नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं और डीएनए में सिर्फ 4 होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे रीड करता है? ए यू जी, ए जी जी, इसका कोड जो अलग जाता है, इसका कोड अलग जाता है। जैसे मिथ्योनाइन है ये,
मिथेनोआइन का कोड होता है AUG, लेकिन जो GUA होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो अमीनो एसिड दूसरा कोड करता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन हमें कुछ और मिलेगी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इन्वर्जन का मतलब होता है जहां पे आपके सीक्वेंस उल्टे हो जाते हैं। ओके, अब आता है इंसर्शन। अभी तक तो था हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम म्यूटेशन, की सिंगल क्रोमोसोम है उसी के अंदर म्यूटेशन हो रही है। 46 क्रोमोसोम थे, सपोज कि सेकंड क्रोमोसोम पे या 7 क्रोमोसोम पे सब चीजें चल रही हैं। अब आता है इंसर्शन। तो ये क्रोमोसोम नंबर 4 था, ये क्रोमोसोम नंबर 20 है। तो जो 4 की इंफॉर्मेशन थी वो आधी कट के सेकंड पे आ गई, जिसकी वजह 4 की लेंथ तो कम हो गई और क्रोमोसोम 20 की लेंथ ज्यादा हो गई, ये एक्स्ट्रा हो गया। अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा अगेन एबनॉर्मलिटीज आना शुरू हो जाएगी, जो सही नहीं है। अब आता है ट्रांसलोकेशन का। देखो ये ट्रांसलोकेशन हो गया, ये डिलीशन, डुप्लीशन और इन्वर्जन, ये आता है आपका इन्वर्जन में। ओके, इंसर्शन, इंसर्शन। और ये जो था ट्रांसलोकेशन, मींस आपका एक क्रोमोसोम से हटके वो दूसरे क्रोमोसोम पे आ जाएगा। तो 4 से हटके 20 पे आ गया, फाइन। अब आता है डेरिवेटिव क्रोमोसोम। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 4 था और ये क्रोमोसोम नंबर 20 है, तो इनका सीक्वेंस यहां गया, उसका सीक्वेंस यहां आ गया। ये वाला सेक्शन था क्रोमोसोम का, ये इधर चला गया, और जो इसका क्रोमोसोम सेक्शन था उधर आ गया। तो यहाँ पे आपका अलग अलग सेक्शन आ गए जीन्स के। ये भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है। अगर आरएनए, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सही से रीड नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन कुछ और बनेगा, फाइन। एक डायग्राम तो ये हो गया आपका। इसके बेसिस पे यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं जो क्रोमोसोम के बेसिस पे, ये जेनेटिक या जीन्स वाले नहीं है, ये क्रोमोसोम वाले हैं। तो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफिंगर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा आ जाता है, मींस अब 21st क्रोमोसोम दो थे, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में होते हैं, है ना। तो 21st पेयर पे ये डबल एक और आ जाता है, डेट इज तीसरा। जो तीसरा है ये एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी, मींस तीन तीन क्रोमोसोम बन गया। ऐसे ही इसमें से एक माइनस हो जाएगा, इसमें से एक प्लस हो जाएगा। ओके, ये हम आगे देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिंगर सिंड्रोम क्या क्या है, इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम डिलीट या ऐड हो रहे हैं। अब आता है मोनोजेनिक डिसऑर्डर। मोनोजेनिक मींस किसी एक जीन्स की वजह से सारी कहानी बदल रही है। अगर ये हमारे पास डीएनए है, और इसका एक कोई सीक्वेंस है AUG TT AGG, सॉरी यू तो नहीं आएगा, टी ही आएगा, डीएनए है ये, एंड C इस तरह से सीक्वेंस है। तो सपोज कीजिए एक ही जगह जी आ जाए तो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ATGTTGGGCCC, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्शन, एक जीन्स का पूरा एक सेक्शन अलग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इसे मोनो। मोनो का मतलब होता है वन। तो कौन कौन सी डिसीज है, थैलेसीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। जैसे आपको मैंने बताया कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामाइन की जगह वेलाइन आ जाता है 6th पोजीशन पे, जिसकी वजह से जो ओवल शेप होती है वो सिकल शेप बन जाती है। जहां ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जाते हैं, अब वहां पे ऑक्सीजन के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जा रहे हैं। ओके, अब आता है मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। मींस जीन्स और एनवायरनमेंट अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं और एक नई डिसीज लेकर आते हैं। तो जैसे डायबिटीज, डायबिटीज क्या है तो हमारे जीन्स में ही, लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं होगी तो डायबिटीज हो जाएगी। अब जैसे मेरे फादर को डायबिटीज है पर मेरे को नहीं है, मेरी ग्रैंड मदर को भी थी, क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल थी वो अलग थी, मेरी लाइफ स्टाइल अलग है। या फिर मेरे पास जो डायबिटीज होगी, जो जीन्स होंगे, जरूरी नहीं है कि बच्चों में जाए डायबिटिक उनको हो, क्योंकि हो सकता है कि वो शुगर ना लें पूरी
अपनी लाइफ स्टाइल में। डायबिटीज भी दो तरह की होती है, लाइफ बेस्ड भी होती है, जेनेटिक बेस्ड भी हो जाती है। ओके, तो ये यहाँ पे लाइफ स्टाइल बेस्ड हो जाती है। कभी कभार जीन्स तो हमारे पास होते हैं, पर लाइफ स्टाइल अच्छी हो तो बीमारी नहीं होती। जैसे ऑनका जीन्स कैंसर, कैंसर की जीन्स हम सबके अंदर है। जो कैंसर के जीन है उनका नाम है ऑनको जीन, ये हम सबके अंदर है। लेकिन ये एक्टिवेट तभी होते हैं जब कोई म्यूटा एजेंट आ जाता है। म्यूटा एजेंट, अभी म्यूटा एजेंट कुछ भी हो सकता है। शायद आपने मार्केट में लगातार जो तेल गर्म होता रहता है वो खाना खाते रहते हैं, तो रेडिकल्स आ जाएंगे, या फिर रेडिएशन के आसपास रहते हैं तो आ सकता है। किसी भी तरीके से कोई भी म्यूटा एजेंट आ सकता है। ये लाइफ बेस्ड भी हो सकता है, प्लस ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। कुछ फैक्टर को आप रोक नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे कैंसर को, पर्सन को कैंसर हो जाता है। सो हाइपरटेंशन एंड कैंसर। ओके, जैसे हाइपरटेंशन आपकी बीपी की बीमारी हो जाती है। फाइन। अब आता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। आपको पता होगा कि जो फादर होता है वो सिर्फ स्पर्म डोनेट करता है, और जो मदर होती है वो एग डोनेट करती है। जो एग का साइज है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास साइटोप्लाज्मिक मैटेरियल भी होता है। साइटोप्लाज्मिक मैटेरियल, साइटोप्लाज्मिक मैटेरियल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है ना? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब इसके पास अपना डीएनए है और ये अपनी कुछ इंफॉर्मेशन खुद ही कंट्रोल कर सकता है। सो ओन डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है उसमें परेशानी आ जाती है। मदर के न्यूक्लियस में कोई परेशानी नहीं है, पर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में परेशानी है। फादर तो सिर्फ न्यूक्लियस या फिर क्रोमोसोम देता है, उसके पास साइटोप्लाज्मिक मैटेरियल नहीं होता इतना। ओके, ये हमने जो है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, और जो स्पर्म होता है वो बस एग्रोसोम और न्यूक्लियस बेस्ड होता है, और जो ओवम होता है उसके पास साइटोप्लाज्मिक प्लस न्यूक्लियस होता है। बीमारी का नाम क्या है? लेबर हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ऑप्टिक मींस आंखों से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपकी चार क्लासिफिकेशन हो गई जो बीमारी की होती है। जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं वो मेनली हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ते हैं और मोनोजेनिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं। मोनोजेनिक डिसऑर्डर को हम मेंडल थ्योरी या मेंटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि जीन बेस्ड होते हैं। ओके, चलिए स्लाइड आप देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। इस डायग्राम को प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको एक एक जो उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं उसे आराम से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो दिखा रहे हैं कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास भी अपना डीएनए होता है। ये डीएनए सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। ओके, तो ये अपनी साइकिल को खुद ही कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो डिसीज दे रखी है ये देखेंगे आप, शेयर्ड मैकेनिज्म की माइक्रोबायोडेटा है, ऑल्टरेशन होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मींस इन्वायरमेंटल फैक्टर। और आपको डिसीज हो सकती है जैसे ओबेसिटी, एजिंग, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। यहाँ पे सिस्टोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में दे रखा है। तो फैनकोनी नाम की एक एनीमिया होता है ना? ये नॉर्मल था, लेकिन ये बीटा थैलेसीमिया है। बीटा थैलेसीमिया की होने की वजह से जो मसल्स होते हैं वो सही से नहीं बन पाते। ओके, हाँ जी। अब आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट इज वाज द वन, बोलिए मेरे साथ, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिफिंटर सिंड्रोम। ओके,
सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, पहले ये भी देख लेते हैं। अगर आपको टाइफाइड हो तो कैसे पता चलेगा? जाहिर है आपके जॉइंट्स में पेन होगा और फीवर आएगा। पर फीवर तो तब भी आता है जब हमें जो मलेरिया होता है, और फीवर तब भी आता है जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बॉडी कुछ काम नहीं कर पाती है, तब भी फीवर आ जाता है। फीवर तो बुखार में भी आ जाता है। तो क्या फीवर एक बीमारी है या एक साइन है? ऑब्वियसली एक साइन है, एक सिम्टम्स है जो बताता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना? तो जब बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठे हो जाते हैं और हमें बताते हैं कि भाई आपकी बॉडी में ये प्रतिक्रिया चल रही है, तो दिस ऑल द साइंस एंड इट इंडिकेट द डिसीज, इसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स इज नोन एज सिंड्रोम। कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स नोन एज द सिंड्रोम। तो एड्स क्या है? वो भी एक सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम मीन्स बहुत सारी आपकी बीमारियां या फिर सिम्टम्स होंगे जो आपको दिखाई देंगे, बताएंगे कि ये तो डाउन सिंड्रोम्स की बीमारी है। ऐसी टर्नर्स एंड क्लिपेंटर। ओके, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। चलिए वापस आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहले बात चल रही है हमें न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटीज की। न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटीज। न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटीज में क्या होता है कि नंबर चेंज हो रहे हैं। जो क्रोमोसोम नंबर 46 है हमारा एक नॉर्मल बेसिस पे, अब देखिए डाउन सिंड्रोम्स में ट्राइसोमी 21 मींस जो 21 पेयर था क्रोमोसोम का, टोटल पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं और नंबर कितना है? 46। ओके, तो 23 पेयर जो था उसमें से 21 पेयर पे आपके पास एक और एक्स आ जाता है एक्स्ट्रा, फाइन, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल और हार्ट डिफेक्ट। मींस कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बंदा इतना आईक्यू लेवल नहीं होता है, उसका जो फेस होता है थोड़ा फ्लैट टाइप का होता है, पाम भी फ्लैट टाइप की हो जाती है, जो जीभ होती है वो फॉरो हो जाती है। फॉरो से मतलब है कि कुछ इस टाइप की हो जाती है जीभ। और हार्ट डिफेक्ट्स मींस दिल में भी कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है। अब इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम पे X0 लिखा हुआ है, मींस एक क्रोमोसोम कम हो गया। अब क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं वो फर्स्ट पेयर से 22nd पेयर तक चलते हैं। तो कितनी गिनती हो गई टोटल क्रोमोसोम की? 44। ओके, और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 23rd पेयर होता है। तो कितने क्रोमोसोम हो गए? दो। मेल के अंदर हो जाएगा XY और फीमेल के अंदर हो जाएगा XX। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो मोनोजोमी ऑफ द एक्स हो रहा है इन द फीमेल। फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है XX था, उसकी जगह X0 हो जाता है। जो XX था इसकी जगह X0 मींस एक X क्रोमोसोम गायब हो गया, डिलीशन। ओके, जिसकी वजह से फीमेल जो होती है इनफर्टाइल होती है, शॉर्ट हाइट होती है, और वैप नेक मींस जो गर्दन होती है सीधे डेवलप नहीं करती, एंड शी आर द इनफर्टाइल। अगर हम क्लिपेंटर की बात करें, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। ये मेल के अंदर होता है, मेल के अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। वैसे तो मेल के अंदर क्या होता है? एक्स और वाई, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन ये बन जाता है एक्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। सो हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। गाइनोमेस्टिया, गाइनोमेस्टिया का मतलब होता है जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा आ जाएंगे, और ऐसा मेल इनफर्टाइल होता है। ऐसा नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो ये बच्चे भी पैदा कर सकता है,
मतलब कोक भी रख सकता है और जो स्पर्म भी देगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, ये इनफर्टाइल हो जाएगा। तो जरा इसको देख लेते हैं डायग्राम को। ये डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में 3x हो गए एट द 21st क्रोमोसोम पे। एक और होता है जो 21st से ट्रांसलोकेशन 22 की तरफ चला जाता है, वो भी आपका डाउन सिंड्रोम्स में जाता है। तो फ्लैट फेशियल प्रोफाइल है, लेस आईक्यू लेवल है। ओके, जो आपकी आंखें हैं उसकी पेशेंट की वो भी थोड़ी फॉरो टाइप की हो जाएंगी। जो कान है वो स्मॉल हो जाएंगे। ओके, ये कान है जो स्मॉल हो जाएंगे। जो पैर में के बीच में गैप है, इसके फिंगर के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा। पाल्म क्रीज टाइप का हो जाएगा, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। जीभ फॉरो टाइप की हो जाएगी, आपको डिप्रेशन दिख रहे होंगे इसमें। ओके, तो ये था आपका डाउन सिंड्रोम का जो ट्रिपल एक्स एट द 21st क्रोमोसोम, 21st पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। अब आप इसको देख सकते हैं, ये टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम्स में फीमेल की हाइट बहुत छोटी हो जाएगी, लो पोस्चर हेयर लाइन हो जाएगा, बैप नेक, नेक जो है ज्यादा लंबी नहीं होगी। जो ओवरी है वो इनफर्टाइल होगी, ठीक है। पिगमेंटेड नेवी हो जाएगी। बस ये 3-4 ही है, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, जिसकी वजह से इनफर्टाइल हो जाएगा, हो जाएगी। ओके, ये था। अगर हम क्लिफिल्टर की बात करें तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम जो 23rd पेयर होता है, अब वो हो जाएगा 23rd पेयर +1। ये 1 क्या, एक्स है, ये एक्स वाई एक्स। तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है, एक्स क्रोमोसोम ये आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ऐसे मेल को भी देख लेते हैं। लॉन्ग हाइट हो जाएगी, ओके, स्मॉल टेस्टिस हो जाएंगे, ये इनफर्टाइल हो जाएगा, इनफर्टाइल। और जो ब्रेस्ट है उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तकरीबन 30% केसेस से ऐसे आते हैं जहाँ पे ब्रेस्ट बनती हैं, लेकिन इस ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, क्योंकि हॉर्मोन्स नहीं है, सिर्फ गाइनोमेस्ट्रिया के कुछ कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। चलिए, अब आते हैं हम स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज पे। अभी तक तो ये था कि भाई नंबर्स चेंज हो रहे हैं। जो 23rd पेयर है या 46 क्रोमोसोम है, तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम या 45 क्रोमोसोम हो रहे हैं। अब आता है कि भाई जो क्रोमोसोम के अंदर का स्ट्रक्चर है वही चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था, डिलीशन हो रहा है या डुप्लीकेशन हो रहा है या इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। उसका जो कैटेगरी है उसे कहते हैं इंसर्शन। फाइन। तो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज में सबसे पहले आता है डिलीशन, कि क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वही डिलीट हो रहा है। तो लॉस ऑफ द क्रोमोसोम सेगमेंट, जो सेगमेंट है वही डिसीज हो रहा है, गायब हो रहा है। और ऐसी बीमारी का नाम है क्राई टू चैट सिंड्रोम, क्राइको चैट सिंड्रोम। और ये क्रोमोसोम नंबर 5 पे होता है। ओके, क्रोमोसोम नंबर 5 का जो सेगमेंट है, सपोज कीजिए क्रोमोसोम नंबर 5 का जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट आधा गायब हो जाए, ये एक छोटा सा क्रोमोसोम रह जाएगा बस, इसकी वजह से डिसीज होना शुरू हो जाती है। ओके, एक है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। और बीमारी का नाम क्या है, चारकोट मैरी टूथ फीट डिसीज, चारकोट मैरी टूथ डिसीज। जेनेटिक म्यूटेशन डैमेज द पेरिफेरल नर्व्स। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, हमने जो है न्यूरॉन्स में पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पर डैमेज होना शुरू हो जाता है। फिर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे सेगमेंट चला जाता है। तो यहाँ पे बीमारी का नाम क्या है, CML, क्रोनिक माइलिनोजेनियस ल्यूकेमिया, मींस कैंसर। ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर का पार्ट होता है। तो स्लो प्रोग्रेसिव बोन मैरो कैंसर, बोन मैरो कैंसर हो जाएगा। और जो WBC का अमाउंट है वो ओवर प्रोडक्शन में आ जाएगा। कैंसर उसे कहते हैं जहां पे सेल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, कंट्रोल में ना हो, तो कैंसर कॉज करता है। पहले ट्यूमर होगा फिर कैंसर। ओके, कैंसर में स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ बोन मैरो में यहाँ पे कैंसर हो गया, जिसकी वजह से WBC की अमाउंट बढ़ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि WBC का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा तो आपको जो इम्यूनिटी ज्यादा मिल जाएगी और आप हर चीज हर डिसीज से लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है।
ओवर प्रोडक्शन हर किसी का बुरा होता है, तो डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ेगा तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कॉज कर सकता है, वो अपनी ही बॉडी को मारना शुरू भी कर सकता है ना, जो एक्चुअल में होता है कैंसर के केस में, ल्यूकेमिया में। तो ये तीनों चीज मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, लेकिन फिर से एक और डायग्राम देख लेते हैं इसका। अब आप खुद इसमें से सर्च कर लीजिए कि डिलीशन कौन सा है, डुप्लीकेशन कौन सा है, और इन्वर्जन कौन सा है। ये ट्रांसलोकेशन का है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को आप आराम से देख लीजिए, उसके बाद चेंज करेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई जो नॉन डिस्जंक्शन है, फेलर ऑफ द क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस, मियोसिस के टाइम पे ही ऐसी परेशानी आती है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मियोसिस बेस्ड होता है, तो मियोसिस में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो हमेशा रहेगी, ओके। स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। हाँ जी, तो ये था जो मिसिंग क्रोमोसोम सेगमेंट और क्रोमोसोम नंबर 5 की डिसीज का नाम है क्री-डू-चैट सिंड्रोम। तो फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, लो बर्थ वेट होता है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाती है, अनयूजुअल फेशियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, एक्सेसिव ड्रूलिंग होती है, स्मॉल हेड एंड द जॉ लाइन, ओके। अब यहाँ पे डिसीज का नाम यहाँ दे रखा है हैमेटो। हैमेटो से जैसे आप देखेंगे कैरकोट मैरी फुट डिलीशन डिसीज, ओके। तो इसमें जो है, इसमें कर्व्ड आ जाता है, जिसकी वजह से चलने में परेशानी होती है, दैट इज द हैमेटो। अब आता है बोन मैरो का जो कैंसर वाला था। बोन एनाटॉमी आप पहले कर चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपको, स्केलेटल मस्कुलेटल एनाटॉमी पढ़ा चुकी हैं, ठीक है। बोन मैरो क्या होता है, रेड बोन मैरो क्या होता है, और येलो बोन मैरो क्या होती है, हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो येलो बोन मैरो जो बीच वाला पार्ट होता है, और रेड बोन मैरो जो साइड वाला पार्ट होता है, इसमें ओवर प्रोडक्शन जाता है। तो रेड बोन मैरो से तो आरबीसी निकलता है, और येलो बोन मैरो में से डब्ल्यूबीसी निकलता है, ओके। यहाँ से ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, इसको नाम कहते हैं क्रोमिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया, मींस ब्लड कैंसर ऑफ द डब्ल्यूबीसी। फाइन, स्लाइड को देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब तक हमने देखा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमने देखा कि एक तो नंबर बेस्ड था, एक सेगमेंट बेस्ड था। अब आता है मोनोजेनिक डिसऑर्डर। मोनोजेनिक डिसऑर्डर, मोनोजेनिक मींस एक जीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। अभी तक हमने सेगमेंट देख रहे थे कि भाई सेगमेंट ही गायब हो गया, या डिलीट हो गया, या इंसर्ट हो गया, इन्वर्जन हो गया, लोकेशन हो गई। लेकिन अब हम देखेंगे डीएनए के ऊपर एक जीन्स में या फिर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट खराब हो जाता है। तो पहला है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल मींस ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो फर्स्ट से सेकंड पेयर तक चलते हैं, और रिसेसिव का मतलब वो जो अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। सप्रेस बाय डोमिनेंट जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें ये अपने आप को सप्रेस करता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ऐसी कौन सी डिसीज है, थैलेसीमिया, है ना। थैलेसीमिया के बारे में हमने देखा था, जहां पे बीटा ग्लोबिन जीन्स में म्यूटेशन आ जाता है और बीटा ग्लोबिन बन नहीं पाता, और सिकल सेल एनीमिया टाइप का बन जाता है। सो एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है कि जहाँ पे खून की कमी हो जाती है, ओके। एंड बोन डिफॉर्मेशन, अगर जीन्स में आपके पास ये बीटा ग्लोबिन नहीं है तो क्या होगा, ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड नहीं बनेगा तो फिर तो बोन्स में प्रॉब्लम आ जाएगी ना, मसल्स में ही नहीं बोन्स में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। रेड बोन मैरो में क्या बनता है, ब्लड बनता है, कौन सा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी। अब सिकल सेल एनीमिया, तो ये तो एनीमिया हो गया जहां पे आपका बीटा ग्लोबिन सही से फंक्शन नहीं करता, ग्लोबिन के साथ हीम मींस आयरन जुड़ नहीं पाता, आयरन अगर नहीं आएगा तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं आ पाएगी। अब जो नीचे वाला है सिकल सेल एनीमिया, वो है
वेलाइन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की तरफ, और बीटा चेन सी खराब हो जाती है, फंक्शन करता है ऐसा सिकल सेल शेप आरबीसी। तो आरबीसी बननी चाहिए ऐसी, पर बन जाती है एससी। ओके, सेकंड वाली सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस का मतलब होता है जो हमारी मसल्स हैं वो सही से वर्क नहीं करती, इनका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है और डिफॉर्मेशन आ जाता है। सीएफटीआर जीन्स, ये जीन्स होता है जिससे म्यूटेशन आ जाता है और थिक म्यूकस बन जाता है लंग्स के अंदर भी। ठीक है, तो फिब्रोसिस आप देखेंगे यहाँ पे मसल सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं इसके। ये रहा, ये नॉर्मल था। ओ, ये नॉर्मल है ना। इसमें क्या होगा फिर, क्या होगा, जो ल्यूमेन होता है ये वहां पे म्यूकस आना शुरू हो जाता है, ये म्यूकस है, और म्यूकस आ जाएगा तो फिर एयर नहीं आ पाएगी, एयर ब्लॉकेज हो जाएगी। एयर नहीं आएगी तो फिर सही से आप ब्रीथिंग नहीं कर पाओगे। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, फिब्रोसिस नाम की डिसीज हो गई थी, जितने भी निमोनिया पेशेंट थे, है ना, फिर उनकी फिब्रोसिस नाम की जो मेडिसिन होती है वो चलाना शुरू करी ताकि पानी सूख जाए। ये तकरीबन 3 से 4 महीने तक चलती है, और अगर आप इसमें योगा ऐड कर लेते हैं फिर जल्दी इफेक्टिव होती है, अनुलोम विलोम वगैरह ये जल्दी इफेक्टिव करता है ये। अब आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अगेन ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, फर्स्ट टू सेकंड पेयर, एंड डोमिनेंट। डोमिनेंट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इन हेट्रो और होमोजाइगस कंडीशन, जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों केस में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। कौन सी डिसीज है, हंटिंगटन डिसीज, जहाँ पे कैक ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता रहता है बार बार, मीन्स कैक 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 आधा रहता है, कैक 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 कैक। एक होती है मार्फन सिंड्रोम जिसमें फिब्रोसिस 1 म्यूटेशन हो जाता है, लीड द टॉल स्टैचर एंड कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट, मींस हाइट तो लंबी हो जाएगी लेकिन कार्डियोवास्कुलर जो दिल है वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो वो दिखता है, स्किन जो होती है वो दिखती है कि भाई किस तरह से हर्ट बहुत ही ज्यादा डिफॉर्म हो रखा है। अभी एक डायग्राम है उसको हम देखेंगे। सेक्स लिंक डिसीज, जैसे 23rd पेयर, ये तो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, इन पे डिसीज होती हैं। कौन कौन सी है, हीमोफीलिया ए एंड बी। हीमोफीलिया वो डिसीज है जहां पे आपका जरा सा कट लग जाए तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड बहता रहता है। ओके, फीमेल कैरियर होती है, जो फीमेल है कैरियर मोस्टली होती है, और जो मेल होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो ऐसा मेल कभी जिंदा रह ही नहीं पाता, कट लगता रहता है, बेचारे को परेशानी रहती है। लेकिन जो हीमोफिलिक फीमेल है उसे ज्यादा परेशानी होती है और फीटस जिंदा रह ही नहीं पाता। तो फीमेल अफेक्टेड आपको नहीं मिलेगा, फीमेल कैरियर मिल जाएगी और मेल अफेक्टेड आपको मिल जाएगा। फिर है डकीनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो मसल सही से नहीं बन पाएंगे, डिस्ट्रॉफिन जो होता है, एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रॉफिन, जिसके से मसल्स वीक रहते हैं। अब इसका भी एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो क्लॉटिंग का ये जो हीमोफीलिया था इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है 8th एंड 9th, ये फैक्टर प्लेटलेट्स के पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स अपने आप को सही से फॉर्म नहीं कर पाता और ना ही क्लॉटिंग कर पाता। ठीक है, चलिए देखिए, ये थैलेसीमिया हो गया, ये ओवल शेप थी प्रॉपर, और ये यहाँ पे शेप खराब हो रही है ना। ये किसकी वजह से, बीटा ग्लोबिन की वजह से होता है, एब्सेंट ऑफ बीटा ग्लोबिन। फाइन। फिर आता है सिकल सेल वाला, ये नॉर्मल सेल था, ये सिकल सेल बन गया, ये 4 मॉलिक्यूल लेके जाता है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेके जाता है। जब सिकल सेल होते हैं तो फंस जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिकल सेल वाले हैं वो फंस जाते हैं वेसल्स में, और जो ओवल शेप वाले होते हैं आराम से निकल जाते हैं क्योंकि इनकी शेप राउंड होती है तो फ्रिक्शन कम होता है। लेकिन सिकल सेल वाले की जो एंड पॉइंट है वो पॉइंटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, वो रेसिस्ट ज्यादा करते हैं। ओके, और सिस्टिक फिब्रोसिस मैंने आपको बताया दिया जो हार्ट के अंदर होता है। हेल्दी हार्ट जो ओविडक्ट होता है ऐसा होता है, लेकिन जो म्यूकस आ जाता है निमोनिया की वजह से जो हो जाता है वो ये ऐसा हो जाता है। ओके, चलिए डायग्राम को आप देख लीजिए, थ्योरी देख लीजिए, फिर हम कुछ और डायग्राम दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये थी हंटिंगटन डिसीज, ये डोमिनेंट डिसीज है, अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो डिसीज होगी। अब देख सकते हैं जो कैक वाला पार्ट है
ये 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर ये 2 बार रिपीट होगा तो डिसीज कॉज करेगा। ओके, ये हीमोफीलिया है। यहाँ पे जरा सा कट लगा, वैसे इसमें क्लॉटिंग हो गई। ओके, लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है, जरा सा कट लगेगा तो ब्लड बहता रहेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट्स है इसके फैक्टर होते हैं। एक तो 8th फैक्टर है एंड एक है आपका 9th फैक्टर। ये सब वैसे 12 फैक्टर है इन टोटल। ये सब मिलके जो है प्लेटलेट्स की जो सेल्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते देते हैं फाइबर सेल्स में। ओके, और फाइबर सेल्स होंगे तो इंटरकनेक्ट होके वो ब्लड को क्लॉट कर देंगे। तो ये जो प्लेटलेट्स की सेल होती हैं ये ट्रांसफर तभी हो पाएंगे जब सारे 12 के 12 फैक्टर आपके पास होने चाहिए। अगर 12 फैक्टर नहीं है और 12 फैक्टर, अगर ये सारे फैक्टर नहीं है तो फिर प्लेटलेट सही से नहीं बन पाएगा। फाइन, ये है आपका मार्फन सिंड्रोम, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट। देख सकते हो हाइट तो बंदे की लंबी हो जाती है लेकिन जो हार्ट वाला पार्ट है वो डिफॉर्म होता है, तो ये प्रॉपर स्किन में दिख जाता है। फिर ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो डिस्ट्रॉफिन नाम का फैक्टर है मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो सही से नहीं बन पाता और इंसान या जो पेशेंट है उस तरह से डिफॉर्म वे में रहता है। ओके, डायग्राम चेक कर लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं स्लाइड को। हाँ जी, अब है कि डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग करनी है। मीन्स किस तरह से पहचाने कि भाई डिसीज है भी या फिर नहीं। तो पहला तो है कार्योटाइपिंग स्क्रीनिंग। कार्योटाइपिंग स्क्रीनिंग, कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमेशा ना क्रोमेटिन की फॉर्म में नहीं रहता, वो क्रोमोसोम भी बनाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 to 22, ये कहलाएंगे आपके ऑटोसोमल। ठीक है, यहां से यहां तक कहलाएंगे आपके ऑटोसोमल। अब देख लीजिए इसको एक बार गिन लीजिए चाहे तो स्क्रीन पे। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएंगे आपके ऑटोसोमल। तो ये वाला है लास्ट 23rd, इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ओके, क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में आपको यहाँ पे एक्स और वाई दिख रहा होगा, ये मेल का है। अगर यहाँ पे एक्स एक्स होगा तो फीमेल का हो जाएगा, और अगर एक्स एक्स वाई हो जाए तो कौन सी डिसीज होगी? क्लिंटर डिसीज। और अगर एक्स और जीरो हो जाए तो कौन सी डिसीज होगी? टर्नर सिंड्रोम, टर्नर डिसीज। ओके, तो यहाँ पे कार्योटाइपिंग की बेसिस पे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, और जो है सबकी लेंथ इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि सबकी लेंथ इक्वल एक्चुअल में होती नहीं है। किसी क्रोमोसोम का अलग है, किसी क्रोमोसोम का अलग है। जो ट्राइसोमी, जो डाउन सिंड्रोम हो रहा था वो आपका क्रोमोसोम नंबर 21 पे हो रहा था। देखो ये रहा। इसको देखने का पता चलता है कि हाँ जी यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है, मींस ट्राइसोमी। या तो ये वाला होगा या फिर एक और डाउन सिंड्रोम होता है जहाँ पे 21 से कट के क्रोमोसोम 22 पे आ जाता है, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम डिसीज। सो क्रोमोसोम को हम विजुलाइज कर पाते हैं, डिटेक्ट करते हैं एन्यूप्लॉइडी, जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। अब एक ये वर्ड है एन्यूप्लॉइडी। तो इससे पहले, एन्यूप्लॉइडी से पहले आपको बताना चाहूंगा प्लॉइडी क्या होती है। प्लॉइडी, प्लॉइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्रोमोसोम, हम इंसानों में 2 सेट होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी में होते हैं, और गैमेट्स में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जब प्रॉपर 2 सेट क्रोमोसोम होंगे उसे कहेंगे डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, डी मीन्स 2 और प्लॉइड मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो गैमेट्स होते हैं उसमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे कहते हैं हम हैप्लॉइड। है मीन्स हाँ। ओके, सो वी हैव द डिप्लॉइड एंड द हैप्लॉइड। अब एनिप्लॉइडी क्या होता है? एनिप्लॉइडी का मतलब होता है एबनॉर्मल नंबर, या तो क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। ओके, प्लॉइडी मीन सेट ऑफ क्रोमोसोम। दूसरी जो स्क्रीनिंग है वो है जेनेटिक काउंसलिंग।
जेनेटिक काउंसलिंग में हम फैमिली की हिस्ट्री चेक करते हैं कि भाई कौन कौन सी डिसीज इसमें रह चुकी हैं, कौन कौन सी ट्रांसफरेबल है, कौन कौन फीमेल कैरियर है, कौन जो है मेल अफेक्टेड है, इसे हम चेक करते हैं। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में अगर एक्स एक्स दोनों पे जो है डिसीज है तो फीमेल अफेक्टेड है, अफेक्टेड फीमेल। फीमेल के साइन में ये बना रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, पर ऐसी फीमेल ज्यादा रह नहीं पाती क्योंकि वो डिसीज से मर ही जाती हैं। एक होता है एक्स और एक्स, यहाँ पे डिसीज सिर्फ एक पे है, डिसीज सिर्फ एक पे है, दूसरे क्रोमोसोम पे डिसीज नहीं है, तो ये कहलाएगी फीमेल कैरियर, कैरियर फीमेल। कैरियर मतलब कि बीमारी आगे लेके जाएगी, अपने बच्चों तक लेके जाएगी, पर खुद अफेक्टेड नहीं होगी। ओके, अगर हम मेल की बात करें तो एक्स वाई, ये डिसीज हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे होती है, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होती। ये डिसीज हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे होगी, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होगी। लेकिन वाई जो होता है वो रिसेसिव होता है और एक्स डोमिनेंट होता है, तो एक्स वाई को डोमिनेट कर देगा और ये मेल हो जाएगा अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड। ओके, अब दूसरी स्क्रीनिंग क्या है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। मींस आप इंसान का पूरा जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, इसमें आप पूरे के पूरे जीन्स को, पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करके पता लगा लेते हैं कि भाई ये जीन्स किसके लिए। ये सिर्फ इंसानों का हम बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया का भी हो चुका है, जैसे ईस्ट का हो चुका है, एंड इकोलाई बैक्टीरिया का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक्सोम को देखते हैं। एक्सोम क्या होते हैं, जीन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रॉन जीन्स, दूसरी होते हैं एक्सोन जीन्स। इंट्रॉन जीन्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, और एक्सोन जीन्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सो एक्सोन्स कंप्लीट सेट ऑफ द प्रोटीन कोडिंग रीजन इन द जीनोम। जो भी आपका जीनोम है इसमें इंट्रॉन होगा या एक्सोन, इंट्रॉन या फिर एक्सोन। तो जब भी डीएनए को कोड करना होता है, ये सारे इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, सिर्फ एक्सोन एक्सोन ही बचते हैं, आगे जाके यही प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपका डीएनए था, फिर बना ये आरएनए, और ये बन गया प्रोटीन। ओके, सेंट्रल डॉग्मा को हम फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरी स्क्रीनिंग क्या है कि भाई हम पीसीआर एंड डीएनए ऑफ सीक्वेंसिंग करते हैं, जहां जीन जो म्यूटेटेड होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। पीसीआर मींस पॉली चेन रिएक्शन, पॉली चेन रिएक्शन हो गया, रिएक्शन। 12 क्लास का कंसेप्ट है ये, जहाँ पे एक जो जीन होता है, आप सपोज कीजिए कि भाई क्राइम साइट पे कुछ एविडेंस मिल गई आपको। अब एविडेंस के नाम पे बस एक बाल मिला है, उसी से पता लगाना है कि क्रिमिनल कौन है। अब उसको हम यूज करेंगे, वो तो खत्म हो जाएगा सैंपल। तो हम ऐसे बहुत सारे सैंपल तैयार कर लेते हैं लेबोरेटरी में, और वो जो सैंपल तैयार होते हैं वो पीसीआर की टेक्निक से तैयार होते हैं। ओके, पीसीआर की टेक्निक यूज करके हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं डीएनए की, और उसके बाद हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ये आपने बहुत नाम सुना होगा सीबीआई में या फिर किसी भी क्राइम पेट्रोल सीरीज में, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाएगा कि क्रिमिनल कौन है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाएगा कि इस बच्चे की माँ या बाप कौन है। अब आता है एक क्रिस्पर कैस। क्रिस्पर कैक एक टेक्निक है जिसमें हम जीन्स की एडिटिंग कर सकते हैं, जीन एडिटिंग। अगर कोई जीन खराब है तो उसे काट के उसकी जगह नई जीन लगा सकते हैं, एक न्यू जीन जो हेल्दी हो, या फिर हम कोई नया जीन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि ऐसा अभी एथिकली इंसानों पे अप्लाई नहीं कर सकते, जानवरों पे या फिर बैक्टीरिया पे हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्रिस्पर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। पैलिंड्रोमिक रिपीट्स वो होते हैं जो सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे
AUG AUG AUG, इस तरीके से ये रिपीट होते रहते हैं। ये रिपीट होंगे तो इनको जो है हम बोलते हैं क्लस्टर्ड, ये सब इकट्ठे हो गए। और रेगुलर है, ये इंटरस्पेस भी आ रहा है, इसमें इंटरस्पेस आ रहा है ना, इसको हम यूज करते हैं। और Cas9 नाम का जो प्रोटीन होता है उससे हम उस डीएनए को काट के ये लगा देते हैं। फाइन। ये कह रहा है कि जीन एडिटिंग टूल है और ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं, मैं हट जाता हूँ। यहाँ पे ये डीएनए का जो सेगमेंट है, ये वाला डीएनए का सेगमेंट, ये इसको हटाना है। ओके, तो ये Cas9 इंजाइम्स है, ये इंजाइम्स ये इसको हटाएगा और यहाँ पे नया डीएनए लगाने में हेल्प करेगा, डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए आप लगा सकते हैं, बाकी जो अनडिजायर्ड डीएनए उसको आप हटा सकते हैं। ये किसके बेसिस पे होगा? क्रिस्पर Cas9 की जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, स्लाइड को आप देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है इंडिया जेनेटिक हेल्थ फ्रेमवर्क, कि इंडिया क्या काम करना चाहता है जेनेटिक के रेस्पेक्ट में। तो ये यूपीएससी ईपीएफओ के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे मोदी साहब हैं। मोदी साहब जो जीनोम इंडियन प्रोजेक्ट को जो है प्रमोट कर रहे हैं, अ हिस्टोरिक स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ द हिस्ट्री, 21st सेंचुरी कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटेक, बायोमास, बायो इकोनॉमी इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द विकसित भारत। तो विकसित भारत के लिए बायोटेक, जिसमें हम जीन से टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, बायोमास को यूज कर रहे हैं और बायो इकोनॉमी को यूज कर रहे हैं, कि हम इकोनॉमी को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं बायोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये क्या करता है, जो बीमारियां हैं जेनेटिक डिसऑर्डर वाली जो बीमारियां, इनको पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और ये हमें अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जो भी हमारी डिसीज से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और ये कितने एज के बच्चों को कवर करता है? 0 से 18 एज के बच्चों को कवर करता है। दूसरा है नेशनल रेयर डिसीज पॉलिसी, ये सपोर्ट करता है ट्रीटमेंट फंडिंग फॉर द रेयर जेनेटिक डिसीज, फंडिंग भी करेगा और ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगा। तो ये कौन कौन सी डिसीज इसमें इंक्लूड होती है? गॉस्टर डिसीज है, स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी मींस डिस्ट्रॉफी का यहाँ पे आ जाता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो उससे भी ये ट्रीटमेंट के लिए फंडिंग इकट्ठी करता है। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, 2020 में स्टार्ट हुआ है। ओके, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जो 1995 में स्टार्ट हुआ था। तो इंडिया रेफरेंस जीनोम डाटाबेस, जो इंडिया का जो डाटाबेस है जीनोम बेस्ड, उसको तैयार करने में हेल्प करेगा, ताकि मेडिसिन और डिसीज को हम कर सकें, मेडिसिन को तैयार कर सकें, डिसीज से लड़ सकें। फिर आता है एक पीसीपी एंड डीटी एक्ट 1994। इसका मतलब होता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, मींस सेक्स डिटर्मिनेशन के खिलाफ। जो बच्चा अभी माँ की कोख में है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो, ताकि भ्रूण हत्या या बेटी हत्या ना हो। तो प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, enabling legitimate prenatal diagnosis। ओके, प्रीनेटल डायग्नोस्टिस मींस नेटल, जो बच्चा है, प्री मींस पहले, तो बच्चे के होने से पहले ही जिससे एक डिटर्मिनेशन होता है वो ना करें और भू हत्या ना हो पाए, इसलिए। ठीक है, स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है एथिकल फ्रंटियर इन जेनेटिक मेडिसिन, कि हम जेनेटिक्स में एथिक्स या मोरल को कैसे काउंट करते हैं। तो दो वर्ड आते हैं आपके पास, एथिक्स एंड मोरल। एथिक्स क्या है, मोरल क्या है? जो मोरल होता है वो पर्सनल लेवल पे होता है, और जो एथिक होता है वो प्रोफेशनल लेवल पे होता है। जैसे मैं अगर कहीं टीचर हूं तो मेरे टीचिंग के एथिक्स अलग होंगे, लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई मोरालिटी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर जो मोरालिटी के इश्यूज होते हैं वो मेरे पर्सनल होंगे। जैसे अगर मेरे संबंध किसी स्टूडेंट के साथ हैं तो एक अच्छे संबंध रखूं मैं,
रिलेशन अच्छा हो, वो मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं उनको आंसर दूं, डेट्स ऑल। ये हो जाएगा एथिकल इशू। मैं उनसे बदतमीजी ना करूं, आंसर तो मुझे पता है, मैं आंसर दे रहा हूं, पर बदतमीजी के साथ आंसर दे रहा हूं, वो सही नहीं होगा, तो वो हो जाएगा मॉरल इशू। तो जो मॉरल होते हैं वो हमारे पर्सनल लेवल पे होते हैं, जो एथिक्स होती है प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एथिक्स की, कि जेनेटिक्स मेडिसिन में एथिक्स किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो पहला है जेनेटिक प्राइवेसी। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, तो हमारे पास सभी के जीनोम्स या जीन्स के बारे में पता चल जाएगा, जिससे की वजह से प्राइवेसी भंग होगी। ठीक है, वायलेशन होता है, प्राइवेसी होगा। तो यहाँ पे एथिक्स में आता है कि भाई आपको जेनेटिक प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। दूसरा आता है डिजाइनर बेबी। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे के अंदर ये खूबियां हो, ये खूबियां हो, तो वो अपने डीएनए, बच्चों की जो जाइकोड हम बना रहे हैं उसके डीएनए को एडिट कर सकते हैं, जिसे रोबोट मूवी में दिखाया गया था। जो जर्म लाइन है उसी को एडिट कर रहे हैं, ताकि हम ह्यूमन रेस को इनहेंस कर सकें। तो आंखें किसी और की अच्छी लग रही हैं, नाक किसी और की अच्छी लग रही है, होठ किसी और के अच्छे लग रहे हैं, और जो आईक्यू किसी और का अच्छा लग रहा है। इस बेसिस पे आपने डीएनए को कट करके एक प्रॉपर ह्यूमन जीनोम बना लिया, जिससे आप एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। फिर आता है एक्सेस इनइक्वालिटी, मींस हाई कॉस्ट है। जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी की बहुत हाई कॉस्ट होती है, गरीब इंसान इनको फॉलो नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे पास फंडिंग ट्रीटमेंट थी, जो हमने पीछे वाले डायग्राम उसमें स्लाइड में देखा। कौन कौन सी थी? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड नेशनल रेयर डिसीज पॉलिसी। ओके। अब आता है कि भाई रेगुलेटरी गैप्स मींस लैक ऑफ क्लैरिटी फॉर जेनेटिक टेस्टिंग इन द लैब। अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हुई नहीं है, तो यहाँ भी एक बड़े इश्यू हो जाते हैं, आज गलती हो सकती है। लेकिन जो एक सवाल है कि क्या जेनेटिक एडिटिंग ह्यूमन पावर को एम्पावर करेगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा, बून और पे। ओके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यू कैन से मेरिट एंड डीमेरिट। तो 2023 में क्रिस्पर जो थेरेपी है वो अप्रूव्ड हो गई है। फर्स्ट ह्यूमन क्रिस्पर थेरेपी स्टार्ट हुई थी, जो सिकल सेल एनीमिया की डिसीज को क्योर करने में यूज हुई है। ओके, जहां पे आप अनवांटेड डीएनए को हटा के वांटेड या डिजायर्ड डीएनए लगा सकते हैं, पर ये मिसयूज भी हो सकता है इस केस में, है ना। 2024 में जीनोम इंडिया माइलस्टोन एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, जिसमें इंडिया जेनेटिक मैप को इनहेंस करा गया, ताकि हम डिसीज को प्रिडिक्ट कर सकें। ओके, स्लाइड के देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। तो फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है जेनेटिक्स को लेके, हम मेडिसिन बनानी है, और जो फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या होंगे तो वो देखना है। हमें एआई यूज करना है, क्योंकि फ्यूचर में तो सब कुछ एआई ही आने वाला है। तो एआई के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट द मॉडलिंग फॉर द डिसीज रिस्क, जितनी भी डिसीज हो सकती हैं उनके हम प्रिडिक्ट कर सकें एआई के बेस पे, और मेडिसिन भी हम बना सकें। दूसरा, एक्सपेंडेड ट्रीटमेंट एक्सेस। जो ट्रीटमेंट है, चाहे सेंट्रल हो या सीएसआर हो, ये जो पैसे फंड करते हैं उसके बेसिस पे हर किसी को, अमीर या गरीब, सभी को यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल सके। ओके। दूसरा है हमें प्रीनेटल जीन थेरेपी, मीन्स जो जेनेटिक डिफेक्ट है बच्चे के अंदर, उसके जन्म से पहले ही हम उसको ट्रीट कर सकें, ये फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है। फिर चौथा है प्रिसीशन मेडिसिन एरा, मीन्स जो मेडिसिन एरा है, प्रिसीजन बिल्कुल सही ढंग से हो। पॉलीजेनिक रिस्क वेयर द इन्वायरमेंट ट्रिगर द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जो इन्वायरमेंटल बेस्ड हमारे जीन्स अफेक्ट होंगे, उसको भी हम ट्रीट कर सकें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक बच्चा है, प्रियम्बल परमीबल बीबीबी या स्मॉल फिटल साइज, ओपन फिटल सर्कुलेशन, और असेसेबल स्टेम सेल पॉपुलेशन, नाइव इम्यून सिस्टम। तो इसको हम सबको ट्रीटमेंट के तौर पे देख सकते हैं। ओके। The future medicine lie understanding the complex interplay between the multiple genes and environmental factor। तो environmental factor और genes किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ये एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन होती है।
जो आपको हैंडल आउट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने जेनेटिक डिसऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से समझा कि जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, और मल्टीपल जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अनिक्लोइडी प्लॉइडी। ओके, अब आपका काम ये है इस लेक्चर को आराम से इसको बार बार देखें और इसके बाद फिर नोट्स पढ़ें, नोट्स पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करें और जो भी आपके डाउट्स अपने मैटर से बात कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।